आज़ादी के 75 साल में काफ़ी कुछ बदला है और उनमें से एक अहम बदलाव आया है हमारे टैक्स पेयर्स की ज़िंदगी पर। तो आज के हमारे इस खास टैक्स गुरु स्पेशल में इन बदलावों पर करेंगे खास चर्चा, क्योंकि आज के टैक्स गुरु के एपिसोड में हमारे साथ हैं कि ऐसे शख्स जिन्होंने पिछले 46 साल से बजट को देखा है, बजट को समझा है और टैक्स की बारीकियां सुलझाई हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हमारे जाने माने टैक्स एक्सपर्ट मुकेश पटेल जी की। मुकेश पटेल जी, आपका स्वागत है हमारे इस शो में और बहुत इत्तेफाक है कि हम लोग ऐसे समय में आपके साथ शो रिकॉर्ड कर रहे हैं जब खास तौर से आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। आज़ादी के 75 साल पे महोत्सव मनाया जा रहा है और यहाँ पे घर घर तिरंगा और हर घर तिरंगा के नारे के साथ इस अमृत महोत्सव को मनाया जा रहा है। आपने कुछ खास नारा दिया है, आप किस तरह से इस घर घर तिरंगा को मना रहे हैं? बिल्कुल, मैं ये कहूँगा कि हर घर कुछ कर भर, हर घर कुछ कर भर, घर घर दे आयकर। अरे वाह, मतलब आप चाहते हैं कि ओलिवर वेंडल होम्स ने ये कहा था कि टैक्सेस इज द प्राइस ऑफ सिविलाइजेशन। तो आज हम जो 75 साल मना रहे हैं, हमारे पूरे देश की नींव खड़ी है ये हमारे आयकर के और उसके पूरे एक साम्राज्य पर। तो ये मुझे लगता है कि काफ़ी महत्वपूर्ण आपने बात कही, खास तौर से जब हम घर घर तिरंगा की बात कर रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि हर घर से टैक्स जरूर चुकाना चाहिए। एक तरफ से टैक्स पेयर से एक आह्वान है जो कि पूरे सोसाइटी के बेहतरी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो इसलिए अपने सभी दर्शकों से यही कहूँगा कि अगले आधे घंटे तक कहीं नहीं जाइएगा, क्योंकि हम आपसे बात करेंगे कई सारे मोर्चे पर, साथ ही आपकी उलझने भी सुलझाएंगे। क्योंकि इस शो में खास होने वाला है कि पिछले 75 साल में टैक्स पेयर्स को किन किन मोर्चे पर मिली आजादी, 13 साल बाद मिला घर का पोजीशन, तो कैसे तय होगा कैपिटल गेन्स टैक्स, एजुकेशन लोन के ब्याज पर क्या मिलेगी इनकम टैक्स में रियायत। इन सारे मुद्दे पर बातचीत करेंगे, लेकिन जैसा कि हमने आपसे वादा किया था, आज़ादी के 75 साल पर एक खास पेशकश आपके सामने रखने वाले इस स्पेशल में। तो मुकेश पटेल साहब, इस आज़ादी के 75 साल के मौके पर अगर मैं आपसे समझूं, क्योंकि जहां तक मैं समझ पा रहा हूं आपने काफ़ी पहले से इस पूरे सिस्टम को देखा है, समझा है और टैक्स में बदलाव को काफ़ी करीब से देखा है, तो किन किन मोर्चे पर टैक्स पेयर्स को आज़ादी मिली है? बिल्कुल लक्ष्मण जी, सबसे पहले तो मुझे याद है 1947, हालांकि मेरा जन्म नहीं हुआ था, पर जब 1947 का हिस्टोरिक बजट हमारे फाइनेंस मिनिस्टर षणमुगम शेट्टी जी ने प्रेजेंट किया था, तब ये 170 करोड़ 170 करोड़ का पूरा बजट था। और आज हमारे बजट की साइज हो गई है 40 लाख करोड़, और उसमें भी वो 40 लाख करोड़ में से 16 लाख करोड़ तो इनकम टैक्स का कलेक्शन है। अब हम देखें कि आज ये 2.5 लाख की एग्जम्पशन लिमिट है। 1947 में 75 साल पहले 2500 रुपीज, 2500 रुपये का एग्जम्पशन था, क्योंकि रुपये की कीमत भी बड़ी हुआ करती थी, लोगों की आमदनी भी कम हुआ करती थी। बड़ा अंतर हमने काटा है। पर सबसे बड़ी आजादी हमारे लिए ये रही कि 97.5% का टैक्स रेट हुआ करता था 1970 के दशक में। अच्छा। मैं जब लॉ का विद्यार्थी था और मैंने जब प्रोफेशन शुरू किया, मुझे याद है उन दिनों में इंडिया वाज लेबल्ड एज द हाईएस्ट टैक्स पेड नेशन, और मेरे बजट गुरु नानी पालखीवाला जी उसको उस तरीके से संबोधन करते थे। तो 97.5% से आजादी मिलते मिलते आज हमें 30% के जो रेजिम में हम आ गए हैं, इसको हम ग्लोबली वन ऑफ द मोस्ट कॉम्पिटिटिव टैक्स रेट कहते हैं। तो 97.5% में तो लोगों के पास पैसे बचते ही नहीं होंगे, जितनी आमदनी होती थी सारे टैक्स में चले जाते होंगे तब तो। अरे उस समय तो हम प्रार्थना करते थे कि भाई हमारी पूरी आय ले लो, केवल हमारा आयकर हमें लौटा दो। अच्छा आय ले लो और आयकर लौटा दो। लेकिन तब तो इस मोर्चे पे कहें तो बहुत राहत मिली है, बहुत आज़ादी मिली है। 97.5% से कहाँ 30% पा चुके हैं। हालांकि अब भी हम लोग चाहते हैं कि इसमें भी कुछ रियायत दी जाए। तो ये आपने जो कहा एग्जम्पशन लिमिट और टैक्स की दरों में कटौती, तो इसके अलावा भी मुझे लगता है कि बहुत सारे टैक्स हुआ करते थे जिसको पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। गिफ्ट टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, कुछ वेल्थ टैक्स टाइप से। क्यों? बिल्कुल बिल्कुल।
यू सी, आज आप समझिए कि आज़ादी के बाद, आज़ादी के समय तो हमारा एक ही कानून था, वो इनकम टैक्स था, लेकिन आज़ादी के बाद तुरंत और 3 डायरेक्ट टैक्सेस को हमारे सिस्टम में जोड़े गए। एक एस्टेट ड्यूटी, दूसरा गिफ्ट टैक्स और तीसरा वेल्थ टैक्स। तो 4 टैक्सेस का एक पूरा जैसे बुके हो गया, और ये 97.5% के इनकम टैक्स के साथ, मुझे याद है उस जमाने में एस्टेट ड्यूटी हुआ करती थी 85%। अगर किसी का अवसान होता है और 20 लाख रुपए से ज्यादा उसकी एस्टेट है तो 85% का एस्टेट ड्यूटी लगता था। 5% का वेल्थ टैक्स का मैक्सिमम रेट था, और गिफ्ट टैक्स भी 55% तक पहुंच गया था। तो ये एक पूरा माहौल था। अब इसको हटा दिया गया है। 1985 में सबसे पहले एक हिस्टोरिक कदम लिया गया कि राजा वीपी सिंह ने एस्टेट ड्यूटी एबॉलिश की, which was a big landmark रिफॉर्म। उसके बाद 1998 में हमें आजादी मिली गिफ्ट टैक्स से, और फाइनली जो एक वेल्थ टैक्स भी बचा हुआ था वो 2016 में जेटली जी ने हमें उससे आजादी दिलाई। बिल्कुल। और तो ये 4 में से 3 टैक्सेस से तो हमें आजादी भी मिल चुकी है। बिल्कुल, मुझे लगता है कि बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आप उन सारी आज़ादी के चश्मदीद गंवा रहे हैं और सबको अपनी आंखों के सामने देखा भी है और लोगों को बताया भी कि इस आज़ादी के मायने क्या है। हालांकि इनकम टैक्स के मोर्चे पर मुझे लगता है कि एक बड़ी आज़ादी मिली है, वो आपको लंबी चौड़ी प्रक्रिया से, कागजी कार्रवाई से छुटकारा मिला है। ये आज़ादी कितनी बड़ी, इस पर हम आगे चर्चा करेंगे मुकेश पटेल साहब से, लेकिन इस बीच कई सारे फोन कॉल्स हमारे पास आ रहे हैं। सबसे पहले चलते हैं दिल्ली, जहां से अमित जी फोन लाइन पे बने हुए हैं। अमित जी नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्कार सर, मैं ठीक हूँ। बताएं क्या मुकेश पटेल, हेलो, हाँ बताएं क्या उलझन आपकी? सर मेरा सवाल कैपिटल गेन टैक्स कैलकुलेशन को लेके है। अच्छा सर, मैंने एक प्रॉपर्टी गुड़गांव में खरीदी थी मई 2009 में, और मैंने 10% बुकिंग अमाउंट दिया और मुझे अलॉटमेंट लेटर मिल गया 2009 में। फिर फाइनली मैंने 6 साल उसको कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान के तहत जनवरी 2015 में मुझे पोजेशन मिला। उसके बाद 7 साल बीच में मैंने उससे पोजेशन लेने के बाद मैंने रजिस्ट्री नहीं कराई उसकी। मेरा 5-6 साल वो रेंट पे चलता रहा। उसके बाद मैंने फाइनली 2022 में आके उसको बेच दिया। अच्छा, तो मैं जब उसकी कैपिटल गेन टैक्स कैलकुलेशन करूंगा कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स को लेके, तब मैं उसके हिसाब से करूंगा। जो मैंने पेमेंट 2009 के हिसाब से थोड़ा थोड़ा करके दिया, उसको फॉर्मूला यूज करके करूंगा कि मैं अलॉटमेंट, मतलब जो अलॉटमेंट लेटर था उसके बाद धीरे धीरे जैसे मैंने पेमेंट करी, या फिर पोजेशन डेट से मैं कैलकुलेट करूंगा। ये थोड़ी उलझन है क्योंकि बिल्कुल नहीं, आपकी उलझन बहुत जायज है, क्योंकि 3 अलग अलग किस्तों में आपने सारी प्रॉपर्टी के साथ करार किया है, और मुझे लगता है ये समस्या बहुत लोगों के साथ आ रही है जो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में पैसा लगाते हैं। मुकेश पटेल जी, ऐसे लोगों के लिए क्या सुझाव है? बिल्कुल लक्ष्मण जी, मैं कहूँगा कि आपके लिए या आज़ादी के अवसर पर ये जो सवाल का जवाब मैं देने जा रहा हूँ वो केवल आपको नहीं, ये आपकी उलझन में से आज़ादी बहुत सारे हमारे दर्शकों को मिलेगी और बिना झिझक मिलेगी, क्योंकि इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में वेम्बू वैद्यनाथन के एक हिस्टोरिक जजमेंट में उन्होंने दी है, जो उन्होंने बम्बई हाई कोर्ट का एक बहुत महत्वपूर्ण कानूनी चुकादा था उसको समर्थन देते हुए ये बताया कि लक्ष्मण जी, इसमें 3 प्रकार की डेट्स हो सकती है। एक तो जब आप बुकिंग करते हो और आपको उसकी ओनरशिप का टाइटल दिया जाता है, दैट इज योर डेट ऑफ अलॉटमेंट। उसके बाद जब अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी का आपको पोजेशन मिल जाता है तो डेट ऑफ पोजेशन होता है। और कई बार जैसे रजिस्ट्री में आपका डेट ऑफ सेल डीड कोई भी कारण से लेट हुआ, तो अब ये सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियर पोजीशन कर दिया कि मियरली बिकॉज रजिस्ट्रेशन आपका लेट हुआ, इसके कारण कोई आपको उलझन में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। एक्चुअली उन्होंने कहा कि सीबीडीटी के 2 महत्वपूर्ण सर्कुलर्स है, उसका जिक्र करते उन्होंने कहा कि ये 2 सर्कुलर के आधार से डेट ऑफ अलॉटमेंट को माना जाना चाहिए कैपिटल गेन के कंप्यूटेशन के पर्पस से, और ज़्यादा से ज़्यादा डेट ऑफ पोजेशन
कि जब तक आपने पूरा पैसा चुका के कब्जा ले लिया है तो आपके लिए ये उलझन नहीं रहनी चाहिए। भले आपकी रजिस्ट्री लेट हुई, पर ये आपके लिए ये लॉन्ग टर्म गेन होगा, और बेस्ड ऑन द पेमेंट्स दैट यू हैव मेड आप कैपिटल गेन्स का इंडेक्सेशन का फायदा ले सकेंगे। उम्मीद करते हैं अमित जी आपके सारे उलझन दूर हो गई होगी, और ऐसे जो भी दर्शक हैं जो इस उलझन में पड़े हुए हैं उन सबकी उलझनें यहाँ पे साफ होती हुई दिख रही है। चलते हैं अहमदाबाद, मुकेश पटेल जी वहां से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अहमदाबाद से धर्मेश राठौड़ जी। धर्मेश जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। बताएं, हमारे गेस्ट भी आपके अहमदाबाद से ही हैं, मुकेश पटेल जी। हाँ जी, हाँ जी, मैंने नाम सुना है सर का। अच्छा, नहीं आप देख भी लीजिएगा आज। सर मेरी उलझन ऐसी है कि नियर बाय मेरा हेल्थ इंश्योरेंस एक्सपायर्ड हो रहा है। अच्छा। और मेरा इंश्योरेंस एडवाइजर बता रहा है कि सर अगर आपका ईयरली प्रीमियम 20,000 आ रहा है अभी, अगर आप 3 साल का एक साथ प्रीमियम भर दे, अच्छा। तो पहले तो आपका प्रीमियम कम हो जाएगा। वो लोग कुछ डिस्काउंट ऑफर करते हैं, 12.5% प्रीमियम कम हो जाएगा। मतलब मुझे पे करना है करीबन 53,000 के आसपास। ठीक है। तो मेरी उलझन ये है कि ये 80D इसमें ये एग्जाम्पशन मिलता है इसका, तो 3 साल का मुझे ये इनकम टैक्स में एग्जाम्पशन मिलेगा या नहीं मिलेगा? धर्मेश जी आपका सवाल बहुत ही रोचक है, और मैं ये कहूँगा शायद 2018 तक आपका ये सवाल होता, आपकी ये उलझन होती तो वो जायज़ थी, क्योंकि जो संशोधन किया गया कानून में सेक्शन 80D में एक नई सब सेक्शन 4A लक्ष्मण जी जोड़ी गई। अच्छा। जिसमें इन्होंने इसी प्रकार के माहौल को ध्यान में रखते हुए कि इंश्योरेंस कंपनीज पैकेजेस देती है कि आप 3 साल या 5 साल का अगर साथ प्रीमियम भरते हैं तो आपको किस तरीके से डिडक्शन की गिनती करनी चाहिए। ठीक है। तो सब सेक्शन 4A और सेक्शन 80D में ये प्रावधान किया गया है कि जब आप एक से ज्यादा सालों के लिए कवरेज के लिए आप प्रीमियम देते हैं तो वो प्रीमियम को जितने साल में वो बांटना चाहिए उसको प्रो रेटा गिनना चाहिए। तो आपने 53,000 का पेमेंट किया है तो 3 साल में आपको 17,666 के हिसाब से डिडक्शन मिलेगा, और इसमें आपको कोई भी टेंशन या उलझन रखने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन तीनों साल के डिडक्शन को क्या एक ही साथ क्लेम कर सकते हैं? नहीं, तीनों साल में अलग अलग क्लेम करेंगे। अलग अलग भले आप माना आपने अभी 53,000 पे किया है, पर ये है 3 साल के लिए, इसलिए सब सेक्शन कहती है कि आपको प्रो रेटा 3 साल में बांटा जाएगा। बट इट मेक सेंस, क्योंकि आपको डिस्काउंट मिला, आपने 3 साल का प्रीमियम दे दिया, 3 साल तक आपका टैक्स प्लानिंग भी ठीक ठाक हो गया। बिल्कुल। तो आपको इस हिसाब से अपने प्रीमियम के आधार पर और भुगतान के आधार पर आपको टैक्स में रियायत मिलेगी। चलिए फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बताएंगे क्या एजुकेशन लोन के ब्याज पर मिलेगी इनकम टैक्स में रियायत, बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु आज़ादी स्पेशल, और पूरा देश जब आज़ादी के 75 साल मना रहा है तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना टैक्स के मोर्चे पर देखें किस तरह से आज़ादी मिली है। और ब्रेक पे जाने से पहले हमारे टैक्स एक्सपर्ट मुकेश पटेल साहब हमारे साथ थे और उन्होंने बताया कि किस तरह से हम लोगों को टैक्स की दरों में, एग्जेम्पशन में, इन सब में राहत मिली है। तो मुकेश पटेल साहब एक चीज़ और उनसे समझना चाहेंगे, चूँकि उन्होंने सारे बदलाव को काफ़ी करीब से देखा है, कि मुकेश जी लोगों के सवाल हैं उससे पहले एक घटना मुझे याद आती है कि जब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल होने तारीख के अंतिम तारीख आया करती थी तो उस टाइम लोगों की लंबी लंबी लाइनें इनकम टैक्स दफ्तर के सामने रहते थे। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अलग अलग काउंटर लगाया करते थे, लेकिन अब वो सब तो कुछ दिखता ही नहीं है। और बारिश की मौसम होती थी ना, तो एक हाथ में आपके छाता रहता था और एक बगल में आप कुछ 4 रिटर्न्स दबा के घंटों भर खड़े रहते थे। आपका भी अनुभव रहा है क्या ऐसा? आप देखिए कि 31 जुलाई को एक दिन में लाखों रिटर्न भर चुके, तो ये जो
पेपर रिटर्न से पूरे ई रिटर्न फाइलिंग और प्रोसेसिंग, एक जमाना हुआ करता था आपके रिफंड के लिए आपको 6-6 महीने 12-12 महीने दौड़ना पड़ता था बाबुओं के पास, और आज तो घंटों में आप देखिए लक्ष्मण जी, 31 जुलाई की डेट के बाद आज ये 15 दिन में तो कपल ऑफ करोर्स, कुछ करोड़ों लोगों को अपने रिफंड भी मिल गए और रिफंड्स भी आ चुके हैं। एक जमाना हुआ करता था कि जब कुछ देयर वर ओनली फ्यू लैक्स ऑफ टैक्स रिटर्न्स, तो हर एक केस में स्क्रूटिनी वाज कंपलसरी, मैंडेटरी। आपने रिटर्न भरा तो स्क्रूटिनी समझियो आ गई। अब 1% से भी कम केसों में स्क्रूटिनी होती है, और वो भी फेसलेस असेसमेंट। तो बिल्कुल कागजी कार्रवाई को बिल्कुल पूरी तरह से कागजी कार्रवाई को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। सब कुछ IT फॉर IT के जमाने के तहत अब चल रहा है। तो ये एक मुझे लगता है कि बहुत बड़ी आज़ादी मिली है टैक्स पेयर्स को, कागजी कार्रवाई से, लंबे चौड़ी प्रक्रिया से और टैक्स रिफंड अटकने से भी। चलिए, इस बीच कई सारे फोन कॉल्स हमारे पास आ चुके हैं। फिर से चलते हैं पुणे, जहाँ से SP फड़तरे जी हैं। फड़तरे जी नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार लक्ष्मण सर, कैसे हैं आप? और मुकेश सर को भी हमारा नमस्कार कह दिए। बहुत आसान शब्दों में हमारे प्रश्न का वो हल देते हैं। हाँ, बिल्कुल वही इनकी खासियत है कि बिल्कुल आसान शब्दों में पेचीदे सवालों का जवाब दे देते हैं। बताइए आपका सवाल क्या है? मेरा सवाल है, मैं और मेरी पत्नी दोनों भी सीनियर सिटीजन है। अच्छा। मेरा प्रश्न है वो पत्नी के बारे में है। उनकी आय जो है वो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म शेयर कैपिटल गेन से और डिविडेंड और ब्याज से होती है। पिछले 2 साल से आपका कार्यक्रम देखकर हर साल होने वाला नफा जो है हम कैपिटलाइज करते आए हैं और टैक्स बचाते आए हैं। इसके लिए आपको भी धन्यवाद देते हैं उसके लिए। बहुत फिनेंशियल ईयर 2020 और 21 में उन्हें 40,926 रुपए का लॉन्ग टर्म नुकसान हुआ था, और अभी फाइनेंशियल 2021-22 में उनका लॉन्ग टर्म शेयर आए 2,80,000 और 19,000 डिविडेंड और ब्याज 20,000 मिला है। ब्याज ATTB के से मुक्त है, यानी अभी उनका कुल आय 3 लाख से कम होगा। ठीक है। तो टैक्स लाइबिलिटी कुछ बनती नहीं है। इसलिए फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में हुआ नुकसान इस साल सेट ऑफ ना करके अगले साल को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं क्या? और अगले साल कितने साल तक यह लॉस कैरी फॉरवर्ड कर सकता हूँ? ठीक है, मुकेश जी बताएंगे। अच्छा फड़तरे जी, आपके सवाल के 2 पहलू हैं, 2 भाग में हम इसको बांट देंगे। सबसे पहले मैं सेकंड पार्ट को पहले ले लूं कि कितने साल तक अगर आपका लॉस एलिजिबल है कैरी फॉरवर्ड के लिए अगले सालों के गेन के सामने सेट ऑफ के वास्ते, तो वो 8 साल तक हो सकता है। लेकिन जो आपके सवाल का पहला पार्ट है उसमें मान लीजिए कि आपका ऑलरेडी गेन है और पुराना आपका लॉस है, तो आपका जो करंट ईयर का गेन है वो पुराने लॉस के सामने वो सेट ऑफ होके ही रहेगा। आपके लिए ये ऑप्शन नहीं है कि मेरी जो करंट ईयर की गेन की आय है वो कम है, इसलिए ये लॉस को मैं ये गेन होते हुए भी मैं कैरी फॉरवर्ड करूं। तो जब आपका गेन खत्म हो जाएगा तभी बाकी का लॉस आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो ये 2 चीजें आप ख्याल में रखिएगा। चलिए, उम्मीद करते हैं आपको आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा फड़तरे जी, और ऐसे आप हमारे शो को देखते रहिए, और आपके हौसला अफजाई के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब चलते हैं, अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं अनुश्री जी। अनुश्री जी नमस्कार। सर, मैंने मेरे लड़के के लिए एजुकेशन लोन ली हुई है। अब मेरी लड़की के लिए एजुकेशन लोन लेना चाहती हूँ। मेरा सवाल यह है कि दोनों की एजुकेशन लोन का इंटरेस्ट चुकाने पर मुझे इनकम टैक्स में पूरा डिडक्शन मिल सकता है? ऐसे केस में कोई रिस्ट्रिक्शन या सीलिंग लिमिट लागू होगी क्या? ठीक है। वाह लक्ष्मण जी, सबसे पहले तो मैं हमारे टैक्स गुरु के दर्शकों को हार्दिक बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि ये सवाल ही इतने क्वालिटी क्वेश्चंस के साथ वो आगे पूछते हैं। एक टैक्स प्लानिंग की कुछ नई क्षितिज कानून के दायरे में वो खोल देते हैं। अब उनका सवाल जो है बहुत रोचक है। सेक्शन 80E, वो जो डिडक्शन आपको मिलता है इंटरेस्ट ऑन एजुकेशनल लोन के लिए, किसके लिए? या तो आप अपने लिए या अपने कोई रिलेटिव, और रिलेटिव के दायरे में आपके स्पाउस
और आपके कोई भी लड़का या लड़की, बेटा या बेटी हो, उसका समावेश हो जाता है। अब यहाँ कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि केवल एक रिलेटिव के लिए आप ले सको। माना उन्होंने अपने बेटे के लिए लोन ली है तो भी बेटी के लिए वो अलग लोन लेके दोनों लोनों पर डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, उनको भरना है वो क्लेम कर सकते हैं। और इसमें कोई दिक्कत इसलिए भी नहीं आएगी क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन पर, एजुकेशनल लोन पर, ये एक ही ऐसा प्रोविजन है जहां कोई फाइनेंशियल लिमिट नहीं है। तो बिल्कुल अनुश्री जी खुश हो जाइए, आपको दोनों तरह के लोन पर आपको यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा, आप उस पर ब्याज पर क्लेम कर सकती हैं इनकम टैक्स, कहीं कोई दिक्कत नहीं। और अच्छी बात है कि आप पढ़ाने के लिए लोन नहीं क्यों लेना पड़े, लेकिन अच्छी पढ़ाई देना चाहते हैं दोनों बच्चों को। चलिए फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का, कहीं जाइएगा नहीं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु और हमारे साथ हैं जाने माने टैक्स एक्सपर्ट मुकेश पटेल साहब। मुकेश जी, अगला सवाल हमारे पास आया है गुड़गांव से कौल साहब का। कौल साहब नमस्कार, क्या उलझन आपकी? सर जी, सवाल ये है कि मेरी एफडी है जिस पर मैं टैक्स पे करता हूँ, इंटरेस्ट जो आता है उस पर टैक्स पे करते हैं, लेकिन उसी एफडी पे अगर लोन लिया जाए जो उस लोन पे इंटरेस्ट देते हैं, क्या वो सेट ऑफ कर सकते हैं फॉर इनकम टैक्स पर्पस? बहुत अच्छा सवाल है मुकेश जी, क्या कहना चाहेंगे? सवाल बहुत अच्छा है, लेकिन उसका जो जवाब है ऑन द फैक्ट्स ऑफ द केस इतना उत्साह प्रेरक नहीं है, क्योंकि आयकर कानून ये कहता है कि अगर आपको कोई इंटरेस्ट कमाने के लिए कोई खर्च करना पड़ा हो और किसी को ब्याज चुकाना पड़ा हो तो वो आपको मिल सकता है, लेकिन आपको जो एफडी का इंटरेस्ट मिलता है और जो आप लोन पर जो ब्याज चुकाते हैं उसका कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। इनफैक्ट इस पर सुप्रीम कोर्ट ने गोपीनाथन के केस में टैक्स पेयर की अगेंस्ट में ये व्यू दिया है। हालांकि हर एक फैक्ट्स पर ये निर्भर करता है, पर इस केस में उनको आज़ादी नहीं मिलेगी। तो कौल साहब, मुझे दुख है कि आपको राहत नहीं मिल पाएगी, लेकिन खुशी इस बात की कि आप किसी गलतफहमी में पड़ने से बच गए हैं। और मुकेश पटेल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सभी सवालों का जवाब देने के लिए, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे होंगे। को याद करा दे लक्ष्मण जी, हर घर कुछ कर भर, घर घर दे आयकर। बिल्कुल, मुकेश पटेल जी के आह्वान के तहत आप टैक्स जरूर भरिए। और टैक्स गुरु में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए CNBC आवाज़।